प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में प्रतिफल का अर्थ, मीनिंग और परिभाषाएं, डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय है प्रतिबल के आवश्यक लक्षण अथवा तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिफल के आवश्यक लक्षण अथवा तत्व, जिसमें 1 से लेकर 9 जो बिंदु है, जो पॉइंट है, उनका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिफल के आवश्यक एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे दे रखा है, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर हो। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। तो इसके अंतर्गत प्रतिफल का सब प्रमुख या प्रथम लक्षण है कि प्रतिफल के रूप में किए जाने वाला कोई भी कार्य अथवा उस कार्य से वृत्ति यानी अब्सटेन वचनदाता यानी प्रोमिसर की इच्छा या प्रार्थना पर होना चाहिए। यदि वचन ग्रहीता यानी प्रोमिसी अपनी स्वेच्छा से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से कोई कार्य करता है तो उसे वचनदाता यानी प्रोमिसर के वचन का प्रतिफल नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि वचन ग्रहीता यानी प्रोमिसी अपनी स्वेच्छा से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा से कोई कार्य करता है तो उसे वचनदाता के वचन का प्रतिफल नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर or request of the promiser. Consideration moved only at the desire or request of the promiser is the valid consideration. Voluntary consideration or consideration at the instance of the third party is not a valid consideration. अब यहाँ पे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं, जिसमें ए व्यक्ति एक संस्था यानी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है यानी अपॉइंट किया जाता है, किंतु अब उसको पढ़ाना क्या है, हिंदी पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? हिंदी पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, किंतु वे स्वेच्छा से अंग्रेजी पढ़ाने लग जाता है। अपने मन से, अपनी स्वयं से क्या पढ़ाने लग जाता है? अंग्रेजी। और उसको नियुक्त किया गया था, उसको अपॉइंट किस बात के लिए किया गया था? हिंदी पढ़ाने के लिए। और वह स्व इच्छा से क्या पढ़ाने लग जाता है? अंग्रेजी पढ़ाने लग जाता है। तो यहाँ ए व्यक्ति का पारिश्रमिक, ए व्यक्ति का जो रेम्यूनरेशन है या पारिश्रमिक है वो पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने वचनदाता यानी जो संस्था थी, जो वचनदाता की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार इसका एक मामला भी है जिसमें दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। अब नेक्स्ट है, प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है। जो प्रतिफल के जो आवश्यक लक्षण या तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें दूसरा पॉइंट है, प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, प्रतिफल की वैधता यानी कि प्रतिफल की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि वचन ग्रहीता यानी प्रोमिसी द्वारा किया जाने वाला कार्य अथवा वृत्ति से वचनदाता यानी प्रोमिसर को स्वयं को लाभ हो, यह आवश्यक नहीं। यदि वचनदाता को स्वयं को लाभ ना हो किंतु उसकी इच्छा से वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया जिसका किसी अन्य पक्षकार को लाभ हुआ, तो भी ये वैध प्रतिफल कहलाएगा। ठीक है, अब हाँ, इट need not benefit the promiser himself. The consideration need not benefit to promiser himself. It need not
move the promiser himself, it would be sufficient if the act of absence of a promiser constituting consideration was done given to any other person at the desire of promiser. अब इसको समझने के लिए कि इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। इसमें ए बी सी तीन पार्टी है। इसमें ए बी को कहता है, ठीक है, कि कुछ माल सी को वो बेच दे। ए बी को कहता है कि सी है जो मेरा मिलने वाला है उसको कुछ माल दे दे, बेच दे, उसके जो मूल्य जो पेमेंट है उसका पेमेंट मैं कर दूंगा एक माह के अंदर, यानी गारंटी दे रहा है। अब यहाँ पे जो बी है वो जो माल दे रहा है किसको, सी को माल बेच रहा है, तो उसको सी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बी ए के कहने पर इच्छा से कुछ कार्य कर रहा है, किंतु उसका लाभ किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये प्रतिफल भी अच्छा माना जाएगा, यहाँ पे ये प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं। यहाँ पे जो ए है को क्या कुछ लाभ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लाभ किसको हो रहा है, सी को। माल किसको मिल रहा है, सी को। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी प्रतिफल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो लक्षण है वह है प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। ठीक है, प्रतिफल इट मे गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। यदि वचन ग्रहीता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल दिया है और वे प्रतिफल वचनदाता की इच्छा अनुसार है तो प्रतिफल वैध यानी वैलिड माना जाएगा। इस सिद्धांत को हम रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इट मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन may be given by promisee or any other person. Thus, the Indian consideration in a contract may be furnished even by a stranger who is not a party to the contract, but a stranger will be entitled to enforce his right under a contract only when he is party the contract. Therefore, it is rarely said that stranger to consideration can be sued, but a stranger to contract cannot be sued. ओके, तो यहाँ पे जो है प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा अन्य किसी द्वारा भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनुमान के लिए प्रतिफल किसी भी पक्षकार द्वारा किया जा सकता है, किंतु प्रतिफल देने से मात्र अन्य व्यक्ति के अनुमान में निष्पादन के लिए वचनदाता पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुमान के अधिकारों के अंतर्गत अनुमान के पक्षकारों की आपस में मुकदमे चला सकते हैं। आपस में क्या कर सकते हैं, सो कर सकते हैं, मुकदमे चला सकते हैं। तो इस प्रकार अनुमान के लिए अजनबी व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतिफल कुछ कार्य करने या ना करने अथवा उसके वचन भी हो सकता है। इट मे बी सम एक्ट और अब्सटिनेंस और प्रोमिस। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है प्रतिफल कुछ कार्य करने या ना करने अथवा उसके वचन हो सकता है। प्रतिफल यहाँ पे सकारात्मक यानी पॉजिटिव तथा नकारात्मक यानी नेगेटिव दोनों में से किसी भी प्रकार से हो सकता है।
जब वचनग्रहता वचनदाता की इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करता है या करने का वचन देता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सकारात्मक पॉजिटिव प्रतिफल कह सकते हैं। इसके विपरीत यदि वचनग्रहता यानी प्रोमिसी वचनदाता यानी प्रोमिसर की इच्छा के अनुसार किसी कार्य को करने के विरुद्ध यानी अब्सटेन नहीं करने का वचन देता है तो यहाँ पे नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रतिफल कहलाता है। लेकिन यानी इम्पोर्टेंट बात यही है कि दोनों प्रकार के प्रतिफल वैध प्रतिफल हो सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रतिफल हो सकते हैं, पहले इंग्लिश में हम देखते हैं। इट मे बी सम एक्ट और अब्सटेंस और प्रॉमिस। कंसिडरेशन में बी एन एक्ट और abstinence a promise to do or to abstain from doing something. It means that a consideration may be positive or negative. अब कौन कौन से हो सकते हो, तो उसमें सबसे पहला है वाद न करने का समझौता, फॉरबियरेंस टू सू। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाद प्रस्तुत नहीं करने भी वैध प्रतिफल होता है। जब किसी व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अधिकार जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई अधिकार होता है तो व्यक्ति किसी वचन के बदले अपने अधिकार को परिवर्तित नहीं करवाता है तो वचन प्रतिफल, ये क्या होगा, वचन वैध प्रतिफल होता है। ठीक है। दूसरा, ऋणदाताओं से समझौता करने पर, कंप्रोमाइज विथ क्रेडिटर्स। जो कोई ऋणी अपने आर्थिक तंगी से किसी ऋणदाता या साहूकार से कम धन देकर पूर्ण भुगतान कर लेने का आग्रह करता है तो भी उसे स्वीकार करता है तो वो भी क्या होगा, वैध प्रतिफल होता है। इसके अलावा विचारहीन विवाद या समझौता, कंप्रोमाइज ऑफ पेंडिंग सूट। किसी न्यायालय के विचाराधीन विवाद का पक्षकार द्वारा समझौता करना भी वैध प्रतिफल है। तो इस प्रकार ये तीन जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉरबियरेंस टू सू, कंप्रोमाइज ऑफ द पेंडिंग सूट, कंप्रोमाइज विथ क्रेडिटर्स। ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं, या हम दूसरे कह सकते हैं कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए किंतु पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक अनुमान में कुछ ना कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। अनुमान में प्रतिफल बहुत कम हो तो अनुमान वैध हो सकता है, तो भी वैध हो सकता है, किंतु बहुत कम प्रतिफल हो इस बात का डाउट या संदेह उत्पन्न करता है कि कहीं ये अनुमान स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कॉन्सेंट के अभाव में तो नहीं किया गया है। यदि प्रतिफल बहुत कम है या अपर्याप्त है तो उस पक्षकार को ये बहाना मिल जाता है, किसको, सामने वाले पक्षकार को, कि अच्छा उसका मिल जाएगा कि ये क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं की गई थी। तो यहाँ पे यदि वो आरोप लगाता है कि प्रतिफल बहुत कम था और कोई पक्षकार ये आरोप लगाता है कि अनुमान उसकी स्वतंत्र सहमति से नहीं हुआ है तो न्यायालय कम प्रतिफल को साक्ष्य यानी एविडेंस के रूप में मान सकता है। लेकिन न्यायालय जब इस बात से संतुष्ट हो कि पक्षकार की स्वतंत्र सहमति थी तो अनुमान केवल इस बात से व्यर्थ नहीं हो सकता कि प्रतिफल पर्याप्त नहीं था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रतिफल पर्याप्त, कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए किंतु पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट एक्वेट sufficient. Generally, contract without consideration is void. However,
however it need not be equivalent यानी sufficient, it need not even be equal in value to the to that what has been given by the other party. The court is generally not concerned by its adequacy, the law, and the court simply required that each contract must be supported by a consideration. इस प्रकार ये अब नेक्स्ट है प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भावी हो सकता है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो यहाँ पे ठीक है, प्रतिफल का 3 रूप हो सकते हैं। भूतकाल प्रतिफल हो सकता है जब किसी वचन के पूर्व ही किसी पक्षकार द्वारा प्रतिफल दे दिया गया हो, तो वे प्रतिफल कौन सा कहलाएगा? प्रतिफल भूतकालीन प्रतिफल कहलाएगा। या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिफल भूतकालीन प्रतिफल में प्रतिफल पहले दे दिया जाता है और उसके बदले वचन बाद में प्राप्त होता है। इसका हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यक्ति द्वारा भूतकाल में स्वेच्छा से कोई सेवाएं भूतकालीन प्रतिफल नहीं होगा। यानी ध्यान रखने वाली बात यह है कि भूतकाल में स्वेच्छा से की गई सेवाएं या भूतकालीन प्रतिफल नहीं होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रतिफल भूत, वर्तमान अथवा भावी हो सकता है। अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं इंग्लिश में कि प्रतिफल क्या हो सकता है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इसको पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें ए व्यक्ति बी को अपना खोया हुआ स्कूटर ढूंढ लाने के लिए कहता है। ए व्यक्ति बी को क्या कह रहा है? अपना जो स्कूटर जो लॉस्ट हो गया उसको ढूंढने के लिए कहता है, और बी उसे ढूंढ कर ले लाता है और ए को सुपुर्द कर देता है, सौंप देता है। इसके बाद में ए ने उसे 50 रुपये इनाम में देने का वचन देता है। यहाँ ए का कार्य भूतकालीन प्रतिफल है, यानी जो समय गुजर गया था उससे जो समय चला गया था उसके लिए प्रतिफल है, यानी भूतकालीन प्रतिफल है। दूसरा यहाँ पे वर्तमान या निष्पादित प्रतिफल, यानी वर्तमान प्रेजेंट की बात कर रही है। ये प्रतिफल तथा वचन साथ साथ ही दिया जाता है, तो ये वर्तमान तथा निष्पादित प्रतिफल कहलाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। सिंपल है। ए बी एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल बेचने का अनुबंध करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ उसे ए व्यक्ति क्या कर रहा है? बी से एक मोटरसाइकिल बेचने का अनुबंध करता है। यहाँ वे उस नगद भुगतान कर देगा तथा भुगतान के बदले मोटरसाइकिल प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है? वर्तमान की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये वर्तमान प्रतिफल ही है। अब नेक्स्ट है भावी या निष्पादनीय प्रतिफल, फ्यूचर। अनुबंध को हो जाने के बाद में किया जाने वाला प्रतिफल क्या होगा? जो भावी प्रतिफल जो आगे के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ए बी को एक आने वाले समय यानी दिसंबर जनवरी को एक मोटरसाइकिल बेचने का वचन देता है। यहाँ ए तथा किसको दे रहा है? ए बी को। तो यहाँ बी उसे 10 दिन के बाद भुगतान का वचन देता है। भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे ठीक है, भुगतान भी भविष्य में देगा और ये जो है मोटरसाइकिल वो भी भविष्य में। तो यहाँ पे दोनों ही पक्षकारों के लिए प्रतिफल क्या है? भावी है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रतिफल भूत, वर्तमान तथा भावी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है प्रतिफल वैध होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये। प्रतिफल क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। अनुबंध के लिए
वैध होने के अनुबंध के वैध होने के लिए अनुबंध क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। तो यहाँ पे अनुबंध के वैध होने के लिए भी आवश्यक है कि प्रतिफल भी क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। अवैधानिक प्रतिफल होने वाला ठहराव व्यर्थ होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से ठहराव, कौन कौन से अनुबंध व्यर्थ होते हैं, वैध होते हैं या वैध होते हैं, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये कि प्रतिफल वैध होना चाहिए। इसका भी सिंपल सा एग्जांपल है कि ए व्यक्ति बी को कहता है कि यदि वे सी को मार डालेगा तो उसे 500 रुपये देगा। तो ये क्या अनुबंध, ये प्रतिफल जो दिया जा रहा है, ये प्रतिफल सही है क्या? नहीं है। इस प्रतिफल में, इस अनुबंध में प्रतिफल अवैधानिक है, ठीक है, और ये व्यर्थ है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रतिफल क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी ए अनलॉफुल। एवरी एक्ट constituting consideration for an agreement must be lawful. Unlawful consideration render the agreement void. अब नेक्स्ट है प्रतिफल निश्चित होना चाहिए। आगे प्रतिफल इट मस्ट बी सर्टेन। प्रतिफल कैसे क्या होना चाहिए? प्रतिफल निश्चित होना चाहिए। अनुबंध प्रतिफल निश्चित या निश्चित करने योग्य होना चाहिए। अनिश्चित प्रतिफल की दशा में अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन और capable of being made certain. Uncertain consideration makes a contract void. ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिफल संभव होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, प्रतिफल संभव होना चाहिए। तो यहाँ पे अनुमान में दिए गया प्रतिफल संभव होना चाहिए। प्रतिफल के रूप में दिए गए वचन या कार्य वैधानिक व भौतिक रूप से पूरा करना संभव होना चाहिए। इट शुड बी नॉट बी इम्पॉसिबल। कंसिडरेशन मस्ट बी पॉसिबल। ए प्रॉमिस गिवन इन ए कंसिडरेशन शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। इट शुड नॉट बी ए फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल टू बी परफॉर्म। इसका भी एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ए व्यक्ति बी के लिए जादू से खजाना ढूंढने का वचन देता है। ए व्यक्ति बी के लिए जादू से यानी म्यूजिक से खजाना ढूंढने का वचन देता है। यहाँ पे बी उसे कितने 1000 रुपये दे देता है। ये अनुमान व्यर्थ है क्योंकि जादू से खजाना ढूंढने का वचन पूरा करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। ए व्यक्ति बिना किसी अधिकार के सी का मकान बी को बेचने का वचन देता है, इसके बदले उसे 10 लाख रुपए का वचन दिया जाता है। तो यहाँ पे ए द्वारा प्रतिफल दिया गया वचन पूरा करना इम्पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि मकान किसका था? सी का। तो यहाँ पे ये काम इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ए के पास मकान बेचने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे अनुबंध प्रतिफल की असंभवता के कारण व्यर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रतिफल के आवश्यक लक्षण अथवा तत्वों एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन का अध्ययन किया। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज द वाइड। ओके, थैंक यू।